बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं नादरीन। जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं नादरीन। अल जज़ीरा इंग्लिश के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दुनिया के तमाम लीडरों से मुतालबा किया है, ख़ास तौर पर यूरोप के लीडर से, कि वो ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। अब देखें, नेतन्याहू ने मुतालबा किया है तो पाकिस्तान को फैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को नेतन्याहू की लड़ाई में जाना है या नहीं जाना। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तो ये कह चुके हैं, और वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ एक इल्हाक में बैठा हुआ है, और बोर्ड ऑफ पीस के फैसलों के अंदर पाकिस्तान शामिल है, जो फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं करते बल्कि इसराइल की हिफाजत की बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ईरान के खिलाफ सारे लीडर, सारे ममालिक मिलकर अमरीका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। ये जो एक अराद में एक हमला किया ईरान ने, बड़ा खौफनाक हमला किया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद मारे गए, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं दे रहा। हाँ, जख्मियों की तादाद कोई 100 से ज़ायद बताई जा रही है अब तक, क्योंकि इसराइल अपने नुकसान को छुपाता भी है। तो हमले की जगह से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि उसके पास यूरोप तक हमला करने के भी हथियार मौजूद हैं। यानी यूरोप को भी डरा रहे हैं कि ये हथियार आप तक भी पहुंच सकते हैं ईरान के, उसके पास ये कैपेसिटी है, वो मार सकता है आपको। वो 4000 मील वाला मैंने आपको बताया था ना मिसाइल, ईरान ने कहा जी हमारा तो नहीं है, वो किसी ने चक्कर चलाया, फॉल्स फ्लैग किया है यूरोप को डराने के लिए। अब कुछ दिन पहले तक ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि ईरान नाकाम हो गया, उसके सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए, और बिल्कुल 8% रह गए हैं, वो भी 1-2 दिन में, चंद दिन में ख़त्म हो जाएंगे। चंद दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान जंग हार चुका है और अब ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। थोड़े दिनों पहले तक ये बातें कर रहे थे ना, लेकिन अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उसी ईरान के खिलाफ ये दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उसी ईरान के खिलाफ लड़ो। और हालात ये हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका को असले की बरामदात रोक दी हैं अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए। नेटो के फौजी इराक से धड़ाधड़ निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ईरानी फौज ये बात कर रही थी और उन्होंने बाकायदा इसका क्लिप बना के वायरल भी किया हुआ है। उन्होंने यूरोप को ये ऑफर करवाई कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्जा करने आता है और आपसे नहीं रोका जाता तो आप हमें बताइएगा, हम अमेरिका को रोकेंगे। अब आबनाए हुर्मज़ पे जो अमेरिका की दुर्गत बनी है, उसके बाद तो ईरान का ये दावा करना बनता भी है। अमेरिका ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है उसमें से भी कोई 12-14 घंटे अब गुजर गए हैं, और बाकी जितने घंटे बचे हैं उनके बाद क्या सूरत हाल होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका को कितने इत्तेहादी मिलेंगे, बहरहाल नुकसान तो उनका लगातार हो रहा है। एक और अमेरिकी F-15 तैयारा भी निशाना बन गया, उसकी वीडियो भी जारी की है बाकायदा ईरान ने। आबनाए हुर्मज़ के नज़दीक ये आया था और इसकी वीडियो जारी की गई कि इसको निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने 2 किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। एक, उनके सदर ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा किसी भी बरादर मुल्क से कोई तनाज़ा नहीं है, और ईद के ऊपर उन्होंने ये पैगाम दिया कि सहूनी रियासत हमारे इख्तलाफात का फ़ायदा उठाना चाह रही है, हमें इससे बचना चाहिए। जबकि इराकची ने कहा कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हम तो ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। अब ईरान ने यूएई को एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। ये यूएई को वार्निंग जारी की है कि अगर अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाज़त जारी रखी तो आपको तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था और अमली तौर पर साबित भी किया है, हम अपनी ज़मीन और कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूएई को मुतनब्बा करते हुए उन्होंने कहा कि जी खलीज फारस में वाक़े ईरानी जज़ायर अबू मूसा और तनब बुजुर्ग की जानिब अगर यूएई के इलाकों से कोई कार्रवाई हुई, कोई जारियत हुई, तो ईरानी मुसल्लह अफवाज रियासुल खैमा की रियासत को बराह रास्त तबाहकुन हमलों के निशाने पर रखेगी। अब ये रियासुल खैमा जो है ना, ये याद रखिएगा, ये यूएई का वो इलाका है जो आबनाए हुर्मज़ के बिल्कुल ऊपर है। अगर आबनाए हुर्मज़ को अमेरिका ने प्रैक्टिकली आकर खड़े होकर खुलवाना है ना, तो वो इस जगह पे उन्हें आना पड़ेगा। सामने वाली साइड पे ईरान है, इस तरफ फिर अमेरिका आएगा, यहां से ये एक दूसरे को मिसाइल मारेंगे, तो इस तरह से ये आबनाए हुर्मज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये एरिया है रासुल खैमा का। तो उसके बारे में तंबीह जारी की है, और रासुल खैमा में लोगों की एक इवैक्यूएशन भी हो रही है। ये भी मुझे वहाँ से कुछ लोगों ने इतला दी है, लेकिन क्योंकि देखें खौफ फैल जाता है
तो जब तक तस्दीक ना हो जाए मुकम्मल तौर पे, कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे खबर ना आ जाए, तब तक हम उससे गुरेज करते हैं। क्योंकि यहाँ तो इतनी कहानियां हैं मार्केट में, एक से बढ़ के एक झूठ लोग बोल रहे हैं, पुरानी तस्वीरें निकाल के लगा देते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो जो चीज़ें मुस्तनद हैं, जिनकी मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ, वही चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बरतानिया की एक न्यूक्लियर आबदोज है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहरा अरब में पहुंच गई है और ये इसी जंग के तनाजुर में पहुंची है। ये न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी रखती है। ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है बरतानिया की जो यहाँ पे पहुंची है। लेकिन बरतानिया ने खुद तो ये कहा कि वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शुमाली कोरिया का इस मरतबा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, पहले ऐसे नहीं था। जब इराक के ऊपर अमेरिका ने अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर 2003 में हमला किया था, तो किम जोंग उन जो हैं ये गायब हो गए थे 50 दिनों के लिए। ये मंजर आम से हट गए थे और काफ़ी दूर चले गए थे अपने कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि उन्हें उस वक्त खतरा था कि अटैक ही ना हो जाए हमारे ऊपर, या मेरे साथ भी वही ना हो जाए जो इस वक्त इराक में हो रहा है। तो इन्होंने फिर बड़ी मेहनत करके 2006 में पहला एटमी तजर्बा कर लिया। 2017 तक शुमाली कोरिया ने को 5 मजीद एटमी तजर्बे कर लिए। 2006 में किए, 2009 में किए, फिर 2017 तक ये करते रहे। तो इन्होंने काफ़ी एटमी तजर्बे कर लिए। अब 2 चीज़ें ऐसी हैं शुमाली कोरिया के पास जो उनको बहुत एतमाद देती हैं। उनका सदर कहीं भी नहीं जा रहा, वो मज़े से बैठा हुआ है और वो धमकी भी लगाता है और वो अपनी मर्जी का स्टेटमेंट भी देता है। उसने अमेरिका को जारह करार दिया है इस लड़ाई में, इसराइल के खिलाफ बोला है, उसे फिक्र ही नहीं है। वजह यह है कि अब उसके बाद 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, उसके बाद वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है मुबैना तौर पे जो अलग अलग बड़े आदमों में जाके अटैक कर सकती है। और उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं, यानी एक तो वो अमेरिका तक ले जाके अपने मिसाइलों को अटैक कर सकता है, उसकी मिसाइलों की रेंज बहुत लंबी है। और दूसरा उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं और 40 मजीद वो बना सकता है। जो आलमी रिपोर्टें हैं, IAEA की जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि इसके पास 50 एटम बम हैं और ये वॉर हेड्स हैं और ये मजीद 40 बना सकता है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी। नादरीन, अमेरिका और ईरान का नुकसान कितना हुआ देखें ना। ये मुकाबला तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में है। तो जानी नुकसान की अगर हम बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईरान का जानी नुकसान 10 गुना से भी ज़्यादा है जो अमेरिका और इसराइल का हुआ, बल्कि आप 20 गुना से भी ज़्यादा समझें। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी ऐसे ही है। ईरान में चाहे रिहायशी इमारतें हों, चाहे कमर्शियल इमारतें हों, चाहे बाकी जगह हों या फ़ौजी तनसीबात हों, उनका नुकसान बहुत बड़ा है। बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने और इसराइल ने वहाँ पे नुकसान किया है, जबकि अमेरिका और इसराइल का नुकसान इसके मुकाबले में कम है अगर आप नंबर्स में देखें तो। माली नुकसान अमेरिका का और इसराइल का ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ईरान जो हथियार इस्तेमाल करता है वो खुद बनाता है और बहुत सस्ते बनाता है, जबकि अमेरिका और इसराइल जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महंगी तरीन कंपनियां वो हथियार बनाकर इन्हें दे रही हैं, तो वो बहुत महंगे हैं। लिहाजा यहाँ पे अमेरिका को और इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रोज़ाना लगभग 1 से 1.5 अरब डॉलर अमेरिका के लग जाते हैं और जो तबाही उनकी हो रही है वो अलग है। साख का नुकसान, यानी जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका की वो फारिग हो गई। अब उनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो वो पहले इंजॉय करते थे कि जिसको चाहे मार लिया, जिसको चाहे छेड़ लिया, जो चाहे करवा लिया। अब अमेरिका की वो मिथ टूट गई है। वो वाला उनके पास डंडा अब नहीं है जो चौधराहट वाला डंडा उनके पास पहले था। यानी अब लोग चाइना की तरफ देखते हैं। लोग सोचते हैं अगर रशिया के साथ अमेरिका लड़ पड़ता तो उसके साथ क्या होता। तो अमेरिकन हथियारों ने और अमेरिकन फौज की स्ट्रेटजी ने कोई दुनिया को मुतासिर नहीं किया। अमेरिकी पोप ने भी जंगबंदी की अपील कर दी है। अमेरिकन पोप लियो ने यह अपील की है कि आम अफराद इस जंग की भेंट चढ़ रहे हैं, लिहाजा मेरी अपील है और मैं दोबारा भी अपील करता हूं कि इस जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं और CIA के साबिक डायरेक्टर हैं लियोन पेंटा। ये बड़े मशहूर आदमी हैं अमेरिका के, आप लोग इन्हें जानते होंगे। जो लोग खबरें पढ़ते हैं उनको पता है ये कितना अहम आदमी था। उसने कहा है कि ईरान के साथ 3 हफ्तों से जारी जंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत में फंस चुके हैं। सदर के पास निकलने का कोई तरीका नहीं है। अमेरिका के अंदर बैठ के तज्जियाकार कह रहे हैं कि अगर ईरान, इसराइल और अरब ममालिक के सिर्फ पानी को ट्रीट करने वाले या पानी का ट्रीटमेंट करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाए तो ये घुटनों पे आ जाएंगे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ईरान के पास बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिनको वो हिट कर सकता है, लेकिन वो अभी तक सब्र का मुजाहरा कर रहा है।
लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान अगर इस लड़ाई में उतरता है तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब ही जंग लग जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इतना शदीद रद्देमल कभी नहीं आया होगा और पाकिस्तान की फौज एक ऐसी लड़ाई में खुदा न खास्ता चली जाएगी जिस लड़ाई को पाकिस्तानी कौम की बिल्कुल सपोर्ट हासिल नहीं होगी। सूरत हाल आपके सामने है नाज़रीन, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया धड़ा है। और नवाज शरीफ बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, जरदारी साहब बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी अगर कोई कभी समझता था कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत बाकी है या उनके अंदर कोई जमहूरी इक़्तिदार है तो वो अब इस बात को भूल जाए। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो बिलावल ने और जरदारी साहब ने, दोनों ने मिलकर जो फील्ड मार्शल साहब की खुशामद की है कल मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी में, यानी बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है और खुशामद हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। ये लोग तो हमेशा ये कहते थे कि जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाह किया और जर्नैलों ने सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए, जर्नैलों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जर्नैलों को खारजी और दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये जर्नैलों की तारीफ़ें कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। वजह पता क्या है? वजह यह है कि इनको ये समझ आ गई है कि अवामी मकबूलियत इनके पास नहीं है। इन्हें ये पता चल गया कि अवाम तो हमारे हाथ से निकल गई, आइंदा अपने पब्लिक के वोट से तो आना नहीं, धांधली वांधली करके कोई 2 नंबरी करके कुछ सीटें जीत जाएंगे लेकिन हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे ये मार्जिन ले लिया है और अवाम उनके साथ खड़ी हो गई है। लिहाजा अब फौजी बूटों के ऊपर बैठ के तस्मों के साथ लटक के हम इक़्तिदार में आ सकेंगे। तो बाप बेटा वही काम कर रहे हैं जो दूसरी बाप बेटी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो कुल मिला के सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो सियासी मंजरनामा है ना पाकिस्तान का, वो सादा सादा सिर्फ सियासी मंजरनामा आपको बता रहा हूँ मैं। वो ये है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है, वोट इस वक्त सिर्फ इमरान खान का है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। फौजी क़यादत और अवाम के बीच में बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। फौजी क़यादत और अवाम के बीच में बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। मैंने अभी एक सर्वे करवाया था कि आसिम मुनीर से लोग ज़्यादा प्यार करते हैं या इमरान खान से। 28,000 पैगामात आए थे और उनमें सिर्फ 2 पैगामात हमें मिले जो आसिम मुनीर से प्यार करने वालों के थे। इतनी बड़ी खलीज अवाम के और फौजी क़यादत के बीच में पैदा हो चुकी है। और ये फौजी क़यादत ने अपनी हरकतों से, अपने कामों से, हलफ को तोड़ने से, अपने हलफ से गद्दारी करके खुद ये खलीज पैदा की है। और ये एक दफ़ा में नहीं हुआ, ये लगातार चलते चलते कई दहाइयों में यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इमरान खान साहब ने आखिरी धक्का लगाया तो बिल्कुल ही बात एक साइड पे होगी। अच्छा, फिलहाल जो रवायती सियासी जमातें हैं जिनमें इस वक्त का हुकूमती इत्तेहाद शामिल है, अब उनके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, यानी वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, वो इस वक्त पब्लिक में नहीं जा सकते। और ये चीज़ें बदलने का या जल्द बदलने का किसी किस्म का कोई इम्कान भी नहीं है। तो ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। तो सुहेल अफरीदी साहब ने अपना दौरा मुकम्मल किया, सहाफ़ियों से भी उन्होंने मुलाकातें की, अलग अलग सेशंस किए और बड़ी तादाद में वो सहाफ़ियों से मिले। उनसे भी जो PMLN के बयानिए को टो करते हैं, उनसे भी जो एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के ख़िलाफ़ है, उनसे भी मिले। ब्यूरो चीफ से भी उन्होंने मुलाकातें की और खुलकर उन्होंने सहाफ़ियों से कहा जी आप सवालात करें। तो यहाँ पे वो बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी तो नहीं हुई, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, क्योंकि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर के, अगर चंद सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट अगर आप अलग करें लाहौर के, तो उनमें आरिफ हमीद भट्टी सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ जो आपके साथ, क्योंकि आप मेहमान हैं, जो आपके साथ सलूक किया नाम नहाद सहाफ़ियों ने, उसके ऊपर मैं माजरत चाहता हूँ। तो इस पर सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा नहीं, हम पंजाब से हमारा कोई शिकवा नहीं है, आपसे हमारा कोई शिकवा नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, जब ये पूछा गया कि मीना खान अफरीदी का जो जवाब था उसको आप क्या समझते, तो उन्होंने कहा जी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो नामुनासिब था। लेकिन वो जिस किस्म की बातें उनके साथ की गई उस पर उन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। और यही मेरी भी राय थी कि मीना खान अफरीदी को चाहे जितने मुश्किल हालात हों, जितने मर्जी ख़राब हालात हों, आपको अपने मुखालिफ के लेवल पे गिरना नहीं चाहिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत नीचे तक गिर गई है। उन्होंने तो पंजाब असम्बली के अंदर अपने बंदे भी शामिल करवा दिए, अंदर घुसवा दिए, लेकिन कम से कम इन्हें गुरेज करना चाहिए था और इन्हें अपने आसाब को टूटने नहीं देना चाहिए था। अच्छा जी, इसमें सुहेल अफरीदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी अवाम निकलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, हमारी प्लानिंग का फुकदान होता है और इसमें हमारी कोताही शामिल है।
इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये इसको ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मनसूबाबंदी अगर बेहतर करें तो जिस तरह पब्लिक निकलती है, अगर उनको सही तरीके से एंगेज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो इसमें जो अब स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है, और आने वाले हफ्ते में आपको बड़ी ज़बरदस्त खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगी। और ग्राउंड वर्क इन्होंने तकरीबन कर लिया है कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पे जाना है, जो पेपर वर्क है वो कर लिया, प्लानिंग इन्होंने कर ली है। और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा मनसूबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया। देखें, जब स्टूडेंट आएंगे आगे और वो ग्राउंड वर्कर्स आगे आएंगे जिनको ये पता है कि ग्राउंड के ऊपर लोगों को क्या इस वक्त सोच है, किस तरीके से उनके बीच में जाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है एक नुक्ते के ऊपर, तो इन्हें इस बात का आइडिया है और ये यही काम करने जा रहे हैं। अभी ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी इन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस नहीं की, तो मैं भी अभी अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन मेरी इनके सोर्सेज से बात हुई। जो थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ वो ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों में बहुत अंदर जड़ों तक जाएगी और एक ऐसी तहरीक आपको चलती हुई पाकिस्तान में नज़र आएगी जिससे वो हर पाकिस्तानी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक ह्यूमन चेन बनाएंगे पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। इसके अलावा सुहेल आफरीदी ने कहा कि नेक्स्ट अब मैं कराची भी जाऊंगा और सिंध का दौरा करूंगा, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुज़ामत होगी तो